बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, फिर चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है शरीयत और पायदार माशरत। चैप्टर आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट करके समझ आ चुकी होगी भाई। ये तकरीबन ऐसे ही चैप्टर जैसे हमने 9 में कुछ मुश्किल चैप्टर्स पढ़े हैं, तो ये बस चैप्टर उनसे मिलता जुलता है जी, पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। पहला लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। कानून की हुक्मरानी की उभरती हुई तारीफ़ें ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर इलाकाई तफावत और पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे जैसे आलमी इक़दार के तनाज़ुर में समाजी इंसाफ, इक़्तिसादी तरक्की और पायदार तरक्की को कैसे मुतासर करती है। ये वही SG16 वाला सारा कुछ करना है, मगर पहले तारीफ़ें भी बतानी हैं। तो बिल्कुल दूसरे पेज पे शुरू में चले जाएँ। जहाँ से शुरू करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों पैराग्राफ लिखेंगे, इसमें तारीफ़ें आ गई। हम थोड़ी देर पहले एक एक्स्ट्रा शार्ट भी कर चुके हैं, वो बताएं। फिर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने क्या तारीफ़ की है कानून हुक्मरानी की, वो ये वाली 3 लाइनें वो भी बतानी है। 2 बातें इकसाम नहीं बतानी, उसका इस सवाल से ताल्लुक़ कोई नहीं है। ये बताने के बाद फिर जो असल टॉपिक है कानून की हुक्मरानी की तरवीज, वो बतानी है, जिसमें पायदार तरक्की का 2030 का एजेंडा है, यानी SDG 16 और SDG 30। ये बताना है ये क्या है, इसका क्या मकसद है। परअमन, इंसाफ, जाम पसंद सूची भी हम थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये सारा जनाब आपने बताना है। असरअंदाज होने के बाद उसमें ये वाला डायग्राम भी बनाना होगा, और उसके बाद ये सवाल यहाँ पर ख़त्म होगा। इसमें ये डायग्राम बनाना है, इस पहले लाऊंगा। जब भी पायदार तरक्की वाला टॉपिक आ जाए, SDG वाला टॉपिक आ जाए, तो आपने ये डायग्राम को बनाना होगा। शरीयत कैसे हासिल, ये आसान सीधा सीधा सवाल है कि किसी मुल्क की शरीयत हासिल करनी हो तो क्या तरीके हैं और वो क्या वजूहात बनती हैं जिससे आप किसी मुल्क की शरीयत को खो सकते हैं। 72 पेज नंबर से शुरू होगा। ये पेज 74 है, ये 72 है। यहाँ से आप शुरू करेंगे। आप शरीयत का असूल, दस्तबरदारी और मनसूखी। शरीयत के असूल का क्या तरीका है। एक तो तरीका यह है कि पैदाइश के शरीयत है, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हो आपको मिल जाती है, खुद बहुत शरीयत मिल जाती है, जिसके आपकी यानी शरीयत के वालिदैन हो वो। ये वही जनाब है जिसको हम मट्टी का हक कहते हैं। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, MCQ कर चुके हैं। फिर वालिदैन के ज़रिए जिसको खून का हक कहा जाता है, ये वालिदैन के ज़रिए मुल्क, अगर आप वालिदैन जिस मुल्क के शहरी हों आप ऑटोमेटिकली उस मुल्क की शहरीत आपको मिल सकती है, चाहे आप पैदा किसी और मुल्क में क्यों ना हुए हों। फिर एक वो प्रोसेस है जो हम जैसे लोग जाके यूरोप की शरीत लेते हैं, इंग्लैंड की लेते हैं, UK जिसका हो गया, अमेरिका की लेते हैं, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की लेते हैं। ये नेशनलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका है कि आप शादी कर लें UK में किसी खातून के साथ, या कोई खातून है वो वहाँ पर किसी मर्द के साथ शादी कर ले, तो किसी भी मुल्क में, तो वहाँ वो भी एक तरीका है कि इसको सपोज वीज़ा पहले मिलता है, उसके बाद फिर उसको 5 साल या 10 साल के बाद शहरीत भी दे दी जाती है। ये तरीका है। फिर कुछ लोग जिन्होंने हिजरत की थी 1951 के कुछ उस दौर में ख़ास पीरियड्स के दौरान, मसलन 13 अप्रैल 1951 से जनवरी 1952 के दरमियान जिन लोगों ने पाकिस्तान में हिजरत की थी, अगर उनको सबूत उन्होंने दिए थे तो उनको भी फिर जनाब शहरीत जो है वो दे दी गई थी। मगर कुछ तरीक़ों से आप शहरीत से महरूम भी हो सकते हैं, खुद अगर छोड़ दें, दस्तबरदार हो जाए। मुजरमाना सरगर्मी की वजह से वो मुल्क आपकी शरीयत को मनसूख कर देगा। हुकाम आपको शरीयत को मनसूख करेंगे, यानी ये वो पॉइंट है कि आपने किसी और मुल्क की शरीयत हासिल की है, मगर धोखाधड़ी और गलत कागजात जमा कराए हैं, झूठ बोला है, और जब पकड़े गए हैं तो आपकी शरीयत मनसूख हो जाएगी। ये जो पॉइंट था वो ये था कि आप बाई बर्थ किसी मुल्क के शहरी थे और उसकी शरीयत ख़त्म कर दी गई। फिर कुछ मुल्क दोहरी शरीयत को पसंद नहीं करते, जैसे आप अमेरिका की शरीयत ले लेते हैं तो आपकी शरीयत दूसरे मुल्क की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। सेम जापान का भी यही चक्कर है कि वो कहते हैं भाई अगर आपने शरीयत लेनी है फिर हमारी अब लें, फिर आप अब किसी और की आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये सवाल आपका यहाँ तक था। इसमें वैसे एक पॉइंट और भी था, ये भी इसमें आप कर दें, जो कि मसाइल बने थे, ये वाला कर दें बीच में, ये भी शामिल कर दें।
سوال نمبر 3 ہے، کمیونٹی سروس کا ٹاپک ہے، کس طرح لوگوں کو راغب کرتی ہے کہ فلاح بہبود کے لیے ذمہ داری کی طرف 69 اور 70 پہ. یہ جو لوگ والنٹریلی کام کرتے ہیں، اس میں این جی اوز کا بھی کام شامل ہو سکتا ہے، یعنی آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح کے رضاکارانہ کام بھی کر رہے ہیں. پیج 69 پہ جی آگے رضاکارانہ کام اور کمیونٹی سروس کی اہمیت. اس کا مقصد کسی خاص علاقے میں لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ کام بلا معاوضہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ کمیونٹی کو فائدہ دے سکتا ہے، اور کسی این جی او کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. یہ یعنی مفت بھی ہو سکتی ہے، غیر منافع بخش بھی، جس کو این جی اوز وغیرہ کہتے ہیں. نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ نان پروفیٹیبل ہوتی ہیں، وہ بھی کام کرتی ہیں. بامعنی سرگرمی بھی کوئی ہو سکتی ہے، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ایدی فاؤنڈیشن ہے، شوکت خانم میموری کینسر ہاسپٹل ہے، آغا خان فاؤنڈیشن ہے، بیٹک سکولز نیٹ ورک وغیرہ ہیں. سوسائٹی برائے ایجوکیشن ویلفیئر بھی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو 1996 میں بنی. اس کے فائدے کیا ہیں ساتھ یہ بھی بتانا ہے. باہمی تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، یہ شارٹ کوسچن بھی تھا آپ کو یاد ہوگا. دماغی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. کیریئر کی ترقی میں بھی آپ کا اور ذات کی تکمیل بھی آپ کی ہوتی ہے. خود آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہیں، اپنے کیریئرز کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. آپ میں ذہنی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، کیریئر کی ترقی میں مددگار ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لا کر آپ کو بھی اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے. آپ کی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی تجدید کرتے ہیں. یہ سارا کچھ بتانا ہے. مؤثر ذریعہ ہے، یعنی یہ والے 4 پوائنٹس اس کی اہمیت اور اوپر آگے کی ہوتی کس طرح کی. یہ اہم سوال تھا، امپورٹنٹ کوسچن میرے نظر سے. اور بورڈ میں نہ آئے تو یہ نہ کہیں کہ استاد نے کہا تھا جی تو ہم نے صرف یہی ایک یاد کی ہے پوری کتاب میں سے، ایسا نہیں ہے. اہم کوسچن تھا. کوسچن نمبر 4 ہے، میڈیا کے تناثر کیا جی ڈیجیٹل شہریت کے وابستہ چیلنجز کیا ہیں اور ایک شہری کس طرح ان چیلنجز سے نمٹ سکتا ہے. پیج نمبر 82. یہ جی یہاں سے شروع کریں گے. ڈیجیٹل سٹیزن شپ کیوں ضروری ہے؟ میڈیا اور ٹیکنالوجی کے دور میں غلط معلومات، دھوکہ دہی اور بے بنیاد معلومات کی بھرمار ہے. یہاں سے شروع کریں گے. اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آن لائن ماحول کی بات ہو چکی ہے، اپنی رازداری کی بات ہو چکی ہے، سیکریسی کی. ڈیجیٹل سٹیزنشپ سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن انسانی حقوق کا تحفظ، آزادی، رابطے یقینی بنانے کے لیے مہارتوں اور علم سے راستہ بھی کرتی ہے. آپ کو سکول اور کمیونٹی جیسے پروگرام کرتے ہیں. کینیڈا میں کم عمری سے ہی جو ہے نا آپ کو آن لائن رویے پر جو ہے نا وہ زور دیا جاتا ہے. پھر میڈیا کے پیغامات ہیں جو کہ متاثر کرتے ہیں. میڈیا کے مواد پر تنازعات بھی ہو سکتے ہیں، تعصب بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر خفیہ مقاصد کے دعووں کی وجہ سے بھی پیدا مسائل ہو جاتے ہیں. اب ان سے نمٹنا کیسے ہے؟ یہاں تک عوامل ہیں تک کرنے کے بعد جمپ لگا کے اگلے پیج پہ آ جانا ہے کہ ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور کیا حل پوچھا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ایکو چیمبر ایک طریقہ ہے، اسے یہ وہی طریقہ ہم پہلے بتایا تھا کہ یہ آپ کو وہی معلومات سوشل میڈیا والے دیتے ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں. وہی الگوریتم آپ کو وہی چیزیں سامنے ہمیشہ لے کر آتا ہے. آپ کبھی یوٹیوب کی چند ویڈیوز دیکھیں، نیکسٹ ٹائم جب آپ یوٹیوب آن کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی. اگر آپ کو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے آ جائیں گے. کچھ جنرل نالج اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بھائی جو میں سوچ ہوں تو وہ چیز سامنے آ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے، کوئی جنشن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے. پھر غلط اور ادھوری مہم جو معلومات ہوتی ہیں ان کو لازمی آپ چیک کریں کہ کیا چکر ہے. خبروں کی کوریج پر کارپوریٹ اثر پڑتا ہے بہت زیادہ. کچھ ادارے ہیں، کچھ فیصلہ سازی کی جو ہے قوتیں ہیں جو کہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں، اور الٹا کام بھی ہوتا ہے. میڈیا بھی فیصلہ کرنے میں اثر انداز ہو جاتا ہے، الٹا کام بھی ہو جاتا ہے. اس کا پتہ ہو. پسماندہ آوازوں کی نمائندگی بڑی ضروری ہے جی میڈیا کے دور میں. عدم مساوات تاکہ جو ہے نہ ہو، مساوات برقرار رکھی جائے. اور ثقافتی حساسیت بہت اہم چیز ہے. ہر ملک اپنے قانون ہے، اپنی ثقافت ہوتی ہے. آن لائن میں لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. فحاشی اور کاپی رائٹ کے قوانین ہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے. تعریفیں وقت کے ساتھ. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ آن لائن کوئی کام کر رہے ہوں، کسی سے گفتگو بات چیت کر رہے ہوں، تو اس علاقے کے قوانین، اس علاقے کے اخلاقی روایات کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونی ضروری ہیں تاکہ کوئی مسئلہ آپ کا نہ بن سکے.
देखिए लिखा हुआ है, जहाँ इन बारीकी को समझा जाना बाइज़्ज़त और जामिया ऑनलाइन तामुलात को फ़रोग़ देता है। ये समझनी चीज़ें ज़रूरी थी बड़ी। पाँचवा और छठा लॉन्ग सवाल, इंसाफ, मसवात और समाजी इक़्तिसादी बहबूद के माबीन तलब का तजिया करें और इनके दरमियान जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह उनके हो सकते हैं। तो ये पहले तो पेज 78 से 79 और उसके बाद 80 और 81 इसका होगा। यानी मैं आपको चार इकट्ठे नहीं है, बीच में टॉपिक्स हैं। पहले 78 और 79 पे चलते हैं। जी यहाँ से शुरू करेंगे। इंसाफ मसवात, पहले तो डेफिनेशन बता दें। इंसाफ हर एक के साथ मुंसफाना मसावी सलूक का नाम है। तकसीम इंसाफ सारा कुछ हो गया। एक चैलेंज होता है, इख्तलाफात होते हैं, महदूद वसाइल होते हैं, तसबात होते हैं जो इंसाफ की फरहमी में रुकावट बन सकते हैं। फिर मसवात क्या है कि सबका एक जैसा मकाम है। फिर कानूनी मसवात क्या है कि तमाम लोग कानून के ज़रिए यकसा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। ये आप पहले यहाँ तक करेंगे, उसके बाद यहाँ से जंप लगाएंगे, उसके बाद फिर जंप लगाएंगे, फिर जंप लगाने के बाद पेज नंबर ये वाला करेंगे आप, मसवात को फ़रोग़ देता है तक 79 और 8 पे यहाँ शुरू करेंगे। इंसाफ मसवात की क्या अहमियत है, कानून हुक्मरानी कानूनी यकीनी है, समाजी हमआहंगी इस्तेहकाम मिलता है, इक़्तिसादी तरक्की मिलती है, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो यहाँ तक देना है। यहाँ तक बताने के बाद फिर जंप लगाना है और ये वाला पैराग्राफ करना है। दोबारा मैंने लिख दिया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। उसके बाद जनाब यहाँ से फिर जंप लगा के ये वाला पैराग्राफ करना है, पेज नंबर 80 वाला। तरक्की पजीर ममालिक में बदलवाने की क्या सूरत हाल है, ये वाला चारों लाइनें बतानी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की क्या रिपोर्ट दी है वो बताना है। किस शरह नमू से तरक्की हो रही है वो बताना है। गुर्बत से नीचे आबादी 40% तक पहुँच चुकी है, गुर्बत की लकीर के नीचे से। रुकावट है तक करने के बाद फिर आखिरी बात बतानी है, इनको इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है वो बताना है। कानून के नफाज को मजबूत बनाकर बचा जा सकता है, अदालती इस्लाहात बनाकर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की देकर हम इन मसाइल से बच सकते हैं। तो ये करना है जी। मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर को एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, पूरे 100 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। ये तो वो सवाल थे पॉसिबल जो मैंने आपको बता दिए, या एक्स्ट्रा सवाल जो बन सकते थे बता दिए, मगर इसमें अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो ये ठीक ठाक मसला बनाएंगे। इसका यही हल है कि इसको आपने पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो ये सवाल मैं दोबारा फिर बता दूं कि ये जनाब इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है इंसाफ मसवात वाली, पेज 78 पे। ये 79 के बस यहाँ तक ख़त्म कर देनी है। उसके बाद जंप लगाना है, आखिर में शुरू करना है क्या अहमियत है, अहमियत बतानी है आपने जनाब फ़रोग़ देना तक। उसके बाद ज़रा चैलेंजेस आ जाएं, बदनवान ममालिक में क्या मसला है, रुकावट है तक, और आखिर में इसका हल पूछा जा रहा था कि कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने ममालिक में, कानून के नफाज को मजबूत बनाकर, अदालती इस्लाहात लाकर और समाजी इक़्तिसादी तरक्की करके। लो जी, ये था जनाब एक। उसके बाद जो बाकी 2 चैप्टर हैं वो बड़े आसान चैप्टर हैं। चैप्टर 5वां तो बड़ा ही मशहूर चैप्टर है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, बड़ा दिलचस्प चैप्टर भी है। तो बस हमारा एक मुश्किल चैप्टर तकरीबन वाहिद मेरा जो ज़ाती ख्याल वो चैप्टर 4 था, इसलिए इसको आप छोड़ नहीं देना, इसको पढ़ना लाजमी, क्योंकि फेडरल बोर्ड है, इसकी स्कीम कोई भी नहीं होती, कहीं से भी कोई भी पेपर आ सकता है। तो जनाब तब तक के लिए इजाज़त, और फिर मुलाकात होगी चंद दिनों के बाद अगले चैप्टर के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।